बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सहबिहि बारिक वसल्लम। आज हमने बात करनी है एग्रीगेट प्लानिंग इन चेन सप्लाई। ये 8वां चैप्टर है हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि जब आप चेन सप्लाई मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो इससे डिपार्टमेंट वाइज और उसके बाद इससे जो ऑनवर्ड है प्लान वाइज कैसे हम उसको सारा प्लान करते हैं और उसके बाद फिर एग्रीगेट प्लानिंग किस तरह की जाती है। इसके लिए ज़ाहिर है हमारे पास एक्सेल की शीटें मौजूद हैं, वहाँ पर हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या कितना हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, गुड्स कितनी सप्लाई चाहिए, आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम उन फैसलों को आइडेंटिफाई करेंगे विच आर मेनली एट्रीब्यूटेड विद द एग्रीगेट प्लानिंग। नंबर 2 एग्रीगेट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात होगी। नंबर 3 जो है वो हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन और एग्रीगेट प्लान जो है उसको ज़रूरत देखते हुए उसको प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद जो बेसिक ट्रेड ऑफ्स हैं कि जब हमें वो डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही हैं तो उस वक्त एग्रीगेट प्लान किस तरह करना है। और उसके बाद हमने ये भी चेक करना है साथ साथ कि जो हमारी बेसिक एग्रीगेट प्लानिंग है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमें पेश आ सकते हैं। ये सारी बातें आज हमारी इस डिस्कशन में होगी। रोल ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग इन ए चेन सप्लाई। जैसा कि आप जानते हैं ये हमें 40 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देता। तो क्या रोल है जी। कैपेसिटी हैज़ ए कॉस्ट एंड लीड टाइम्स आर ऑफन लॉन्ग। क्या मतलब इस बात का, इससे मुराद ये है कि आपके गोदाम की एक कैपेसिटी है और उस गोदाम की कैपेसिटी की कुछ कॉस्ट है, कुछ एक्सपेंसेस आपको उसके ऊपर करनी है और फिर कोई टाइम रिक्वायरमेंट है। लीड टाइम कहते हैं कि जितनी देर में सामान में रिसीव हो जाए। मैं कहता हूँ जाओ यार फेच ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो जितना टाइम आने जाने लगेगा ये लीड टाइम है। जब आपने लीड टाइम मेजर करना है या कैपेसिटी मेजर करनी है तो आपको इस दौरान अपना स्टॉक अपने पास रखना होगा डेंजर लेवल का। वो सारी चीज़ें आपको अपने जेहन में रखनी होगी। एग्रीगेट प्लानिंग करते वक्त हमें ये भी देखना है कि कंपनी जो है उसके कैपेसिटी लेवल को आप कैसे डिटरमिन करते हैं। उसके कैपेसिटी लेवल जो है वो कैसे डिटरमिन किए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही बार आ जाएंगी या नहीं। प्रोसेस बाय विच ए कंपनी डिटरमिन द लेवल ऑफ कैपेसिटी, प्रोडक्शन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक आउट्स एंड प्राइसिंग ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हॉरिजॉन। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 वीक्स, 3 वीक्स, जितना भी आपका सारा है। एक चीज़ आपने यहाँ पर हर वक्त मद्देनजर रखनी है कि योर ऑलवेज पर्पज इज, आपका हमेशा एक ही मकसद है, टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज रखना है। अगर आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं रख पा रहे तो इसका मतलब है कि यू आर इंकरिंग ए कॉस्ट फ्रॉम योर ओन पार्ट। इससे डिसीजन जो है वो SQE लेवल पे नहीं होंगे, वो प्रोडक्ट फैमिली के वाले से नहीं होंगे। 3 से 18 महीने का टाइम है इसमें आमतौर पे, यानी मिनिमम क्वार्टर और उसके बाद फिर आगे से ज़्यादा 1.5 साल तक। हाउ ए फर्म कैन बेस्ट यूज द फैसिलिटीज इट हैज़। जिस तरह फैसलाबाद में गंदम के कुछ गोदाम है तो उसकी कैपेसिटी गवर्नमेंट ने कैसे यूज़ करनी है। जिस तरह पेट्रोलियम के गोदाम है उसके लिए वो जो डिपो है उनको कैसे यूज़ करना है। जिस तरह हमारी क्लासरूम्स हैं तो उसकी कैपेसिटी को यूनिवर्सिटी ने कैसे यूज़ करना है। आप जानते हैं कि जिस वक्त हमारे पास रूम्स एम्प्टी नहीं होते तो हम फिर वो क्लास दूसरी शिफ्ट में लगाते हैं, उसका टाइम चेंज कर लेते हैं, 10 बजे कर लेते हैं, 11 बजे कर लेते हैं, 12 बजे कर लेते हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इसको यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास प्रोडक्शन रेट क्या है, कितनी चीज़ें आपकी बन रही हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या आप खुद बना रहे हैं या कि आप आगे से बनवाकर चीज़ें बेच रहे हैं, ये चीज़ आपको मद्देनजर रखनी है। मसलन जैसे भी जितनी भी होंडा की प्रोडक्ट है, इनका प्लांट लगा हुआ थाईलैंड में, तो होंडा की जितनी गाड़ियों के पार्ट्स हैं सारे थाईलैंड से आ रहे हैं, फिर वो उनको असेंबल यहाँ करते हैं। तो वहाँ उनकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग है और वहाँ से वो प्लांट की प्रोडक्ट ला के यहाँ सेल करते हैं। वर्क फोर्स आपके पास कितनी है, आपने ज़ाती इम्प्लाई की हुई है या आपने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर की हुई है। ओवर टाइम आप कितना लगा सकते हैं, इन्वेंट्री ऑन हैंड कितनी है, मशीनरी का कैपेसिटी लेवल कितना है। 800 सीसी गाड़ी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4% की बैठने की गुंजाइश है। वो अलग बात है कि हम 6 भी घुस जाते हैं, 8 भी घुस जाते हैं। तो आपने अपना मशीन लेवल की कैपेसिटी देखनी है। एक मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे आप चला सकते हैं, 8 घंटे चला सकते हैं। 2 शिफ्टें उसकी 8-8 घंटे की, तो 16 घंटे चल सकती हैं। अगर ज़्यादा चलाना है तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें भी आप लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में आएंगी। यहाँ से पता चलेगा कि प्रोडक्शन कितनी बन रही है, आपके पास वर्कफोर्स कितनी है, आपने ओवर टाइम कितना दिया है और कितनी पेमेंट आप उसकी कर रहे हैं, और मशीन लेवल क्या है, कैपेसिटी का लेवल क्या है।
अच्छा जी, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बना बना के हमने रखी तो नहीं जानी अपने पास, चीज़ें बना बना के आपने रखी तो नहीं जानी। आपके पास एक एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए कि आपको पता चले कि मेरी डिमांड कितनी है। जैसे ही आप देखते हैं कि सर्दियाँ खत्म होने लगती हैं, तो जितने भी लूमो वाले हैं, वो जितने भी ये गर्मियों के कपड़े से डील करते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्री वालों को एडवांस दे देते हैं और कपड़ा बुक कर लेते हैं। जैसे ही शुगर केन सीज़न शुरू होता है, जिसमें अब वो भी फंसा हुआ है, जहांगीर तरीन भी, तो वो जनाब क्या करता है, वो सारे का सारा यही काम करता है कि अपने लिए वो एडवांस पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह जब सब्जियां वगैरह काश्त हो रही होती हैं, तो जो जितने भी आपके दरमियान मिडल मैन है, ये सारे के सारे सब्जी फार्मर्स को एडवांस पैसे दे देते हैं। वहाँ से आलू 3 रुपए किलो आ रहे हैं, मार्केट में आती है वो 100 रुपए किलो हो जाता है। तो अपना प्रॉफिट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न कर लेते हैं पैसे की बुनियाद पे, किसान की जेब में कुछ नहीं जाता। तो डिमांड आपने फोरकास्ट करनी है कि मेरे पास जनाब ये डिमांड है कितनी, मैं चीज़ें कितनी सेल कर लूँगा। अगर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग ठीक नहीं, तो आपकी आगे सूरत है। इसमें एक चीज़ है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आप रख लेंगे, 10% अप, 10% डाउन, फिर ड्यूरेशन कितना है, फिर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आपको रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मद्देनज़र रख के फोरकास्टिंग करनी है। बात को आगे बढ़ाते हैं जनाब। ये फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इसके बाद है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। सबसे पहले आपने टाइम पीरियड फोरकास्ट करना है। टाइम पीरियड फोरकास्टिंग जो है टाइम पीरियड की, लेबर कॉस्ट कितनी, कितने आप फर्ज किए लेबर को देते हैं 100 रुपीज़ पर आवर या 200 रुपीज़ पर आवर देते हैं, तो ओवर टाइम में ये तकरीबन डबल या 1.5 टाइम हो जाएगा। उसके बाद है ये कि आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आपको एक ऑर्डर है, आपने आगे किसी और फैक्ट्री को भेज दिया, वो उससे आप कितने घंटे में ये ऑर्डर लेंगे और एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। इसके बाद है कि इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है, इसकी चेंजिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या क्या ये सारे फार्मूले लेबर के कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यूज़ करते हैं। जब मैं कभी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिटेल से बनाई जाएंगी। और उसके बाद बैकलॉग और हर चीज़, ले ऑफ वगैरह कितने आपने निकालने हैं, कितने दिन आपने प्लांट बंद रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मद्देनजर रख के बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन क्वांटिटी फ्रॉम रेगुलर टाइम, ओवर टाइम एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग टाइम। सबसे पहले आपने देखना है कि मेरा प्लांट रेगुलर 8 घंटे चल के कितना तो ये काम कर सकता है, या तो 8 घंटे के बाद दूसरी शिफ्ट चला लें, या अगर इन्हीं को ओवर टाइम देना है तो आपको पैसे ज्यादा भरने होंगे यहाँ पर। और अगर आपने किसी से काम करवाना है तो फिर आप देखेंगे कि मुझे तो ये ऑर्डर मिला है 1 रुपये पर यूनिट या $1 पर यूनिट। अब मैं उसके बाद ये बनवा रहा हूँ आगे से, तो मुझे वहां से 60 सेंट में बन रही है, 60 सेंट में ये मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब है 40 सेंट मेरा प्रॉफिट है। कितना का सामान आप रख सकते हैं, इन्वेंट्री गोदाम में क्या पोजीशन है, आपके स्टॉक की क्वांटिटी की क्या पोजीशन है, बैकलॉग कितना है आपका, मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर नई मशीन है तो कैपेसिटी ठीक है, अगर पुरानी मशीन है तो ज़्यादा टूटबाज भी साथ होगी और उसके लिए उसको थोड़ा रेस्ट भी देना होगा। अच्छा जी, अगर इसमें आपका प्लान जो है वो ठीक नहीं है, मसलन मैंने एक बंदे को कहा यार पिज़्ज़े की प्लानिंग करो, और उसके बाद देखो कि लोग पिज़्ज़ा 1000 का लें या 2000 का या 5000 का, उसने सबसे पहले फोरकास्टिंग ये की कि जनाब पिज़्ज़े की बहुत बड़ी मुझसे दुकान बनवा ली, बहुत बड़ा शोरूम बनवा लिया, और बनाने के बाद उसके बाद उसने ये प्लानिंग ही नहीं की कि लोग खाने नहीं आएंगे, आपको फूड पांडा के जरिए इनको सेल करने के लिए इनके घरों पे देने जाना होगा। तो ये काम उसने किया ही नहीं। इस तरह अगर आपका गलत प्लान है, पुअर प्लानिंग है, तो वो आपके लिए लॉस सेल, लॉस प्रॉफिट और एक्सेस इन्वेंट्री पर ही हो जाएगी। रोजाना ही आपकी फूड स्टफ ज़ाया होगा, रोजाना ही सारी चीज़ें ये आपकी जो है वो ज़ाया होगी। जब हम देखते हैं कि जितने भी ये रेफ्रिजरेटर बनाने वाले शोरूम है या लगाने वाले शोरूम है या टीवी वाले या ये हैं, तो इन्होंने अब क्या काम किया, इन्होंने अब ये किस्तों वालों से रब्ता कर लिया कि वो चीज़ें किस्तों पे दे रहे हैं, क्योंकि रोज़ तो शादियां नहीं हो रही, रोज़ फ्रिज टीवी किसी ने नहीं खरीदना, और ये चेंज भी डेली नहीं हो रहा। तो इसमें फिर क्या सूरत हाल है, तो इसमें आपने इंफॉर्मेशन जो है वो सारी चेक करके आगे बढ़नी है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आता है जी, दिस इज, यहाँ पर थे हम इस वक्त के आपकी प्लानिंग जो है वो बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग जो है बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। एग्रीगेट यूनिट जो है सोल्ड कितने हैं, उसकी प्राइस क्या है, आपने बॉटल नेक्स जहाँ पर ये आपको प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए, या जहाँ पर आके आपको अब मजीद यूनिट नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि डिमांड खत्म हो रही है। अगर मैं गर्मियों के कपड़े तैयार करने शुरू कर दूंगा जाके अगस्त में, तो अगस्त में तो सीजन खत्म हो रहा है, अगस्त के आगे सितंबर अक्टूबर फिर लोग जो है वो सर्दियों वाले कपड़े परचेज करने शुरू कर देते हैं, तो कॉटन तो नहीं वो बाय करेंगे। तो ये चीज़ें आपने सारी की सारी यहाँ पर करनी है। एक बड़े शोरूम का बड़े हम जो
मोटर शॉप है, वहाँ से ये डिटेल लेते हैं। रेड टोमेटो टूल्स कितनी उसकी सारी सूरत है, उसने एक फोरकास्टिंग की हुई है। मटेरियल की कॉस्ट कितनी, कितने में ये बिकेगा, सेटअप टाइम कितना है, उसके बाद बैच साइज कितना है, उसके बाद प्रोडक्शन पर आवर कितनी है, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पर प्लानिंग में ली हुई हैं। अब आपने करना है जी वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज जो है उसकी इंडेक्स नंबरिंग आपने सही वाली करनी है। अदरवाइज अगर आप एग्रीगेट मटेरियल कॉस्ट और ये सारी चीज़ें साथ प्लानिंग में नहीं लगाएंगे तो, या इसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं लगाएंगे, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने ये चीज़ देखनी है कि मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, रेवेन्यू में प्रॉब्लम आपको आएगा। कल मैं डबल रोटी लेने गया तो बड़ी डबल रोटी थी 65 की, चंद दिन पहले, और आज जब मैं वो बड़ी ब्रेड परचेज करने लगा हूँ तो उन्होंने मुझसे 80 चार्ज की है, 80 रुपीज़ चार्ज की है। 80 का मतलब है कि कम से कम 15 रुपए का इंक्रीज उनके 2 दिन में ही आ गया, और वो सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ना बिजली बढ़ी है, ना गैस बढ़ी है, कुछ भी नहीं बढ़ी, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल कोई नहीं, वो अपना मुनाफा डिक्रीज करने को तैयार ही नहीं। उसने ये चीज देख ली है कि 8 दिन लॉकडाउन रहा है, तो 8 दिन लॉकडाउन में मुझे कितना नुकसान हुआ, उसने 15 रुपए पर यूनिट बढ़ा दिया एक डबल रोटी के पीछे। और अगर वहां से 1000 सेल होती होंगी, तो आप लगा लीजिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15,000 रुपए तो उसकी एक यूनिट की प्रोडक्शन आ गई। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप जब प्लानिंग करेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्लैक मार्केटिंग वगैरह करें, लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। इन तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे, और मद्देनज़र रख के इसको सारे को आप साथ साथ टैकल करके आगे लाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं ट्रेड ऑफ। जब आप बड़ी कैपेसिटी में माल खरीदते हैं तो कुछ ट्रेड ऑफ आपको मिल जाते हैं। मसलन मैंने 100 यूनिट परचेज किए हैं तो रेट और है, मैंने 1000 यूनिट परचेज किए हैं तो ज़ाहिर है उसने अपना प्रॉफिट 1-2 सेंट कम कर लेना है, और उसके बाद मुझे उसने ट्रेड ऑफ दे देना है कि यार ये ट्रेड ऑफ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये 3-4 इसमें है। अच्छा, जिसके बाद है चेज स्ट्रेटजी। आपने पीछे भाग के चीज़ों की प्लानिंग करनी है। ये नहीं है कि आप घर पे बैठे हुए जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं। लिवरेज हर चीज़ साथ जेन में रखी जाएगी। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम वर्क फोर्स और फ्लेक्टी यूजिंग यूटिलाइजिंग एज द लीवर। इस चीज़ को अपने लीवर के तौर पे इस्तेमाल करना है। लीवर होता है जिसकी मदद से आप पानी बंद करते हैं या खोलते हैं, यानी उसका कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। लिवर नहीं है ये, जिगर नहीं है ये, लीवर है। लीवर का मतलब है जिससे आप कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है लेवल स्ट्रेटजी कि आपके पास जो कितनी प्लानिंग इसकी होनी चाहिए, क्या इसकी है, और हाइब्रिड दोनों साथ मिक्स करके आप लेंगे। अच्छा, इसके बाद आती है मशीन कैपेसिटी। मशीन कैपेसिटी जो वेरी करती है, या मशीन आपने जाती लगाई है या हायर की है, या कुछ वर्करों को अगर मशीन कैपेसिटी आइडल पड़ी तो निकालना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा। अब परमानेंट वर्कर को आप ले ऑफ नहीं कर सकते, या उन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी विदाउट पे, तो उसमें वो वेरी करेंगे। तो अब इसमें आपने जो वर्कर लगाने हैं वो आपके कुछ परमानेंट होंगे, कुछ शिफ्ट वाले होंगे, और कुछ उसके बाद टेम्परेरी होंगे, ताकि आप अपने प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक उनको यूज कर सकें। इस वक्त फैसलाबाद में सारी लूमों के ऊपर कपड़ा मौजूद है, लेबर नहीं मिल रही। इसी वजह से क्राइम रेट फैसलाबाद में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया है, क्योंकि लोग जॉब्स पे चले गए, बेरोजगारी तकरीबन खत्म हो गई है, और कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो आपकी अगर ये हमारा सी पैक चल जाता है, तो इसमें अब चूंकि असल प्रॉब्लम खान साहब के साथ ये है कि खान साहब के पास वो टीम नहीं है जो अपनी सारी चीज़ों को इंटरप्रेट कर सके, लायक बैठे हुए हैं, और ऊपर से सबसे काम खराब कर रही है आपकी कोरोना की सूरत हाल। मैंने भी कल कोरोना का इंजेक्शन लगवाया, जिसकी वजह से मेरे भी आज तबीयत खराब रही है, इसी वजह से क्लास आपकी डिले हुई है। अच्छा जी, इसमें सारी चीज़ आप देखेंगे कि इन्वेंट्री लेवल हाई होंगे तो क्या है, इन्वेंट्री लेवल लो होंगे तो क्या है। जब वर्कर को आप निकालेंगे तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा, या आपकी कैपेसिटी होल्डिंग कॉस्ट फर्ज की एक प्रोडक्ट आपकी डेली सेल हो रही है, तो आपको एक दिन का गोदाम का किराया पड़ रहा है। एक प्रोडक्ट की 26 दिन बाद सेल हो रही है, तो आपको 26 दिन का वो रेंट उसके ऊपर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट को इनक्रीज करेंगी। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में ये चीज़ रखनी है कि यूज़ एक्सेस मशीन कैपेसिटी। जिस हद तक हो सकता है आप मशीन कैपेसिटी को एक्स्ट्रा यूज़ करें। ये 8 दिन के लिए जब लॉकडाउन लगा तो गार्सो वालों ने क्या किया जनाब, ये एक और भी 2 फैक्ट्रियाँ थी साबुन वाली, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी प्लांट कैपेसिटी मैक्सिमम यूज़ की, और उसके बाद वो बना के रख लिया जो अगली उनकी 10-15-20 दिन की रिक्वायरमेंट थी। तो उसमें जनाब वो अंदर खाते मिलने कारखाने में जो था वो तो काम चलता रहा, कुछ बाइंग उन्होंने कर ली, कुछ इस तरह कर लिया। अल्टीमेटली वर्क फोर्स जो है जितनी वो स्टेबल होगी, जितने वो ज़्यादा घंटे काम करेगी,
आपके लिए बेहतर है। लेकिन आपने यहाँ पर देखना है कि वर्क फोर्स को आप जब यूटिलाइज करेंगे तो आप उनकी अर्निंग और उनके पैसे और उनकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप उनकी ये सारी चीज़ें मद्देनज़र ना रखें और उसके बाद फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए और वो किसी भी सूरत आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, वेस्टेज पे असर पड़े। अच्छा जी, जब इन्वेंट्री लो हो रही है तो आपको लो लेबर यूज़ करनी है। जब आपका इन्वेंट्री लेवल हाई है तो आपको ज़ाहिर है कि ज़्यादा लेबर यूज़ करनी पड़ेगी। तो स्टेबल मशीन कैपेसिटी जो है वो अपने ज़हन में रखनी है कि ये मशीन मेरी कम से कम ज़्यादा 50,000 आवर चल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख आवर चल सकती है। तो जो स्टेबल कैपेसिटी है वो देख लें। इन्वेंट्री लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, कभी डिमांड कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी। ये सारा कुछ आपने प्लानिंग में मद्देनज़र रखना है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सारा एवरी डे इज़ नॉट ईच डे कि आपके हर डेली जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। कुछ दिनों में आपकी सेल कम हो जाएगी। जैसा कि इसको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कोरोना को, लेकिन अब इसको प्लानिंग में शामिल किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है बेटर फॉर वर्क मोरल। वर्कर मोरल के लिए क्या सूरत-हाल बेहतर है वो भी अपने मद्देनज़र रखनी है। लार्ज इन्वेंट्री और बैकऑलेट जो है उसको ज़हन में रखना है। यूज्ड और इन्वेंट्री होल्डिंग जो है उनको अपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा जी, इसके बाद अब आते हैं हम एक उसने एग्जांपल ली अपने इनकी रेड टोमेटोज़ की कि जी उसकी फोरकास्ट डिमांड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू क्वार्टर्स की उसने हाँ 6 मंथली उसने जनाब ये ली है। जून जुलाई में लोग कैचअप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जनवरी में कम यूज़ करते हैं। ये इसकी और उसके बाद अप्रैल मार्च में ज़्यादा यूज़ करते हैं, फरवरी में। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये है कि ये जो सूरत-हाल है उसको आपने सामने मद्देनज़र रखना है। आइटम जो है उनकी कॉस्ट पर यूनिट ये अब आपने देखना है। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो सारी उसकी क्या है, कॉस्टिंग है। अच्छा जी, उसके बाद ये डिफरेंट उसमें जो टूल्स यूज़ किए हैं उनकी डिटेल है। फिर उसके बाद वो मिनिमम लेवल क्रिएट करता है, मिनिमम लेवल। इसके लिए फार्मूले मौजूद हैं, तो आपने मिनिमम टाइम जो है वो या कैलकुलेट किया, फिर मैक्सिमम कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद जनाब इन्वेंट्री का लेवल, फिर क्वांटिटी डिमांडेड, वर्कफोर्स हायसिंग इससे कैलकुलेट होगी, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट इससे कैलकुलेट होंगे, इन्वेंट्री बैलेंस इससे कैलकुलेट होंगे, ओवर टाइम कॉन्स्टेंट इससे कैलकुलेट होंगे, एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है। एवरेज इन्वेंट्री ओवर टाइम फिर आपने इसकी कैलकुलेशन की जो उसकी, तो इस फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका एक बड़ा टेबल आप बनाएंगे जिसमें टोटल कास्ट प्लानिंग जो होगी वो शामिल होगी, रेवेन्यू कितना है और उसके बाद आपका एक्सपेंस कितना है, टोटल आपकी कॉस्ट कितनी है और उसका आपका एक्सपेंस कितना है, वो सारे का सारा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ज़ाहिर करेंगे और वो सारी चीज़ें यहाँ से $6,40,000 तकरीबन में रेवेन्यू जनरेट होगा। और उसके बाद जनाब तकरीबन 422 42275 422 $275 हमारा तकरीबन एक्सपेंस आएगा, तो जनरेट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो इससे आपने चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सीजनल इन्वेंट्री कितनी है, फ्लो टाइम कितना है, तो उसने कहा इशारिया 34 मंथ, इशारिया 34 मंथ जो है, एक मंथ भी नहीं, इशारिया 34। इसको आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेज, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे। हम इसको 30 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए करता हूँ जनाब, ये हमारे सामने आ गया ये वाला 0.34 और एक महीने में होते हैं 30 डेज। तो हमें ये पता चल रहा है तकरीबन जनाब वो आप कह लीजिए 9 या कुछ दिन इसकी सूरत बननी है कि 9वें दिन आपका सामान जो है ना जी वो सेल हो जाए करना है। 0.34 मल्टीप्लाई 0.3, हाँ तकरीबन 10वें दिन 10.2 डेज, ये इतने दिनों के बाद, यानी हर 10वें दिन आपका गोदाम खाली हो जाया करेगा। ये चीज़ है एवरेज इन्वेंट टाइम फ्लो इसमें। हो सकता है 11वें दिन आपका गोदाम सारा सेल हो जाए, हो सकता है आपकी सारी इन्वेंट्री जो है वो 12वें दिन सेल हो जाए, हो सकता है 8वें दिन सेल हो जाए, लेकिन एवरेज टाइम पीरियड ये है। इस टाइम पीरियड में आप इसको चेक कर सकते हैं कि इस तरह ये मेरी सारी की सारी सेल होनी है। तो आप ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, इस सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए प्लानिंग करेंगे। जितनी मेरे बच्चों एक्यूरेसी आपकी प्लानिंग में शामिल है, उतनी ही एक्यूरेसी आपके प्रॉफिट में शामिल होगी,
उतने ही आपके लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे, उससे लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद हाई डिमांड के मंथ कौन से हैं, लो डिमांड के मंथ कौन से, ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसको आप लोग एक्सेल की शीट पे, मैं एंड पे जब ये चैप्टर सारे आपको पढ़ा दूंगा तो बुक भी आपके साथ पहले दे दी हुई है, नोट्स भी आपको दे दी हुई है, एक्सेल की शीटें भी कुछ दूंगा जिसपे आप ये सारी प्लानिंग जो है वो कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं कि जनाब ये किस तरह इसकी सारी कैलकुलेशन हमारे पास होनी है। हाई डिमांड की वेरिएबिलिटी कितनी है, देखिए कुछ मंथ में 1000 भी है, कुछ मंथ में 4800 भी है, कुछ मंथ में 1400 भी है, कुछ में 3800 भी है, कुछ में 2000 भी है। तो एवरेज इन्वेंट्री जो है वो सीजनल आपकी वेरी करती है लोगों के इसके हिसाब से। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये इशारिया 40 मंथ इसकी एवरेज इन्वेंट्री बन रही है, मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये 12 दिन तकरीबन गोदाम का सेल का टाइम होगा, यानी आपका हर सामान जो है वो सारा शिपमेंट उसकी हो जाएगी 12वें दिन। इसको भी आप मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे कि एक मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार ये कितने महीने के बाद ये माल सेल हो जाता है। तो 30 डेज का मतलब है कि 12 डेज हमारी ये इन्वेंट्री का टाइम है, 12वें दिन हमारा माल यहाँ से सेल हो जाएगा 12 डेज के बाद। तो आप ये सारी एक यहाँ पर मैं बात क्लियर कर दूँ आपको, अगर आपकी ये चीज़ें जो है ये प्रॉपरली कैलकुलेटेड नहीं, अगर आपकी ये इन्वेंट्री की कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं, अगर आपकी ये स्टॉक आउट की कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं, तो ये प्रोडक्शन आपकी प्रॉपर नहीं, तो फिर आपके लिए ये जो कैलकुलेशन होंगी ये डिस्ट्रॉइंग होंगी, हॉरिबल होंगी, ये आपके पूरे बिजनेस को ले ऑफ कर देंगी। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो देकर रखना है कि जो प्लानिंग आप करने जा रहे हैं, इससे पहले लोग कोरोना के बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन अभी हमने देखा कि इंडियंस के पास क्या हुआ है, तो वो जितनी तादाद बता रहे हैं वो तो तादाद बहुत कम है, लेकिन चूंकि वहाँ पर कोई सफाई का इंतज़ाम भी नहीं है और उसके बाद वो चूंकि तमाम परस्त लोग हैं, तो एक बंदे को मैंने देखा कि वो कह रहा था, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा सियासतदान, चूंकि वो भैंसों के ज़रा करीब है, गाय के करीब है, कि जो बंदा गोबर खा लेगा, जो गोबर मान लेगा उसको कोरोना नहीं होगा। जिस तरह मौलाना फजल रहमान कहता था का या कुछ नहीं होता, कोरोना वरोना सियासी है, ये सियासी नहीं है, ये जिसको होता है उसके पहले कोई चीज़ नहीं छोड़ता, उसके फेफड़े मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाते हैं, वो बचता नहीं, फिर उसके बाद वो अपनी फुल वाला सांस नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी होगी, इनके पीछे आपकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप किसी भी सूरत ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके बाद लो हायरिंग के मंथ और ले ऑफ कॉस्ट। अब आपने ये देखना है कि ये इस प्लानिंग में, ये इस कैलकुलेशन में आपने देखना है कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं। आपके टोटल एक्सपेंडिचर है 412688। अब आप जितनी भी शुगर मिले हैं, जब शुगर का सीजन शुरू होता है तो तब वो लोगों की सर्विसेज जो है वो हायर करती हैं। जितनी भी आपकी फ्लोर मिले हैं वो सारा साल यूज़ करती हैं, जितने भी कॉटन मिले हैं कॉटन के सीज़न में वो ये अपने लिए यूज़ करती हैं। तो हायरिंग जो है वो सारी की सारी इसके हिसाब से होगी कि आप कितना टाइम दे रहे हैं और कौन सा सीज़न आपका है। इसमें आपने देखना है कि मेरी जो इन्वेंट्री है इसकी वो क्या उसके बारे में है, और तकरीबन कितने महीने ये इसका फ्लो टाइम है, कितने महीने में। तो ये सारी कैलकुलेशन उसने हमें इस फार्मूले के जरिए बता दी है। फिर उसके बाद रेड टोमेटो की ये सारी कैलकुलेशन उसने दोबारा की। मैं एक बात की तरफ सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके पास बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा एक रिसर्च टीम के साथ था, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि वो बंदे पीएचडी बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च कर रहे थे, तो मुझे कहने लगे जी आपने हमने ये जो चुकंदर है इसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो आप हमें इसके लिए को गाइड करें। तो मैंने मुख्तलिफ दुकानों से चुकंदर के नाम उसको इकट्ठे करके दिए, जंग बाज़ार से, कुछ किसी से, कुछ जड़ा वाले से, ताकि उनका सैंपल जो है वो बन जाए। तो 10 15 20 30 40 50 जो सारी कैलकुलेशन थी वो इसके मुताबिक हुई, और फिर उसके बाद ये सारा काम आगे मुकम्मल हुआ। तो अगर वो मैं एक ही मार्केट से परचेज करके दे देता, सारी मार्केट को मैं जान बाजार से परचेज कर देता या सब्जी मंडी से परचेज कर देता, फैसलाबाद से, तो ये सारे तो एक खेत से ही आए हुए हैं, तो यहाँ पर तो वो वेरिएंस नहीं आ सकता ना। तो फिर आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका। अच्छा जी, उसके बाद है फोरकास्ट एरर इन एग्रीगेट प्लानिंग। क्या क्या एरर हो सकती है? सेफ्टी इन्वेंट्री, सेफ्टी कैपेसिटी।
अब सेफ्टी इन्वेंट्री क्या है, सेफ्टी कैपेसिटी क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है कि जनाब वो जो है क्या उसे कच्चे लफंगा है जड़ा क्या उसका नाम है वो बिलावल, जो वो यही कही जा रहा है कि यार गवर्नमेंट को चाहिए था वैक्सीन लगाया वैक्सीन लगाया वैक्सीन लगाया, और लोग तो वैक्सीन लगाने के लिए तैयार ही नहीं, लोग तो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं। वो आपके सामने वजीर आजम ने, वजीर सेहत ने और मुख्तलिफ लोगों ने लगवाई है ताकि लोगों को ट्रेंड बन सके। अब लोगों को अंदाजा हुआ यार वैक्सीन लगवानी पड़ेगी वरना फिर ये दोबारा आ जाएगा। अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, कल मैंने लगवाई है जैसा कि आपको बताया, तो उससे तबीयत खराब होगी, तो अब वो मुझे उन्होंने कोरियन लगाई है। साथ ही वो कह रहे थे कि सर अगली आपको 90 डेज बाद लगनी है दूसरी डोज, दूसरी डोज आप 90 दिन के बाद आके लगवाइए हमसे। तो 18 को मैंने लगवाई थी मई को, तो अब 18 जून जुलाई और 18 अगस्त को ये दूसरी डोज लगेगी। इसमें ये सारी चीज़ें आपने अपनी प्लानिंग में मद्देनजर रखनी है। सेफ्टी टाइम क्या है, सेफ्टी कैपेसिटी कितनी है, एक्स्ट्रा वर्कफोर्स जो परमानेंटली आपके पास है वो कितनी है, अच्छा जी उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कितना टाइम दे रहा है, और उसके बाद एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज बिल्ड करने में आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, परचेज करने में क्या टाइम है, बाज़ औक़ात आप ओपन मार्केट से परचेज करते हैं, बाज़ औक़ात आप स्पॉट मार्केट से परचेज करते हैं। ये सारी सूरत आपने ज़हन में रखनी है। फिर उसके बाद उसने डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ किए और फार्मूले के ज़रिए हमें कैलकुलेट करके बता दिया कि ये जनाब आपकी डिमांड है इस सारे यूनिट की इतनी कैपेसिटी पे। उसने डिफरेंट कैपेसिटी लेवल लिए हैं एक्सेल की शीट पे, और उससे हमें सारी कैलकुलेशन करके यहाँ पर शो किए। आप लोग भी जब इसको साथ नोट करेंगे तो आप लोग भी इसकी सारी जो है वो कैलकुलेशनें नोट करेंगे, साथ देखेंगे, साथ इसकी सारी सूरत हल आपके सामने आएगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है जी कि एग्रीगेट प्लानिंग डिफरेंट फार्मूले हैं। ये आपके सामने शीट है एम की, ये शीट है एन की, ये शीट है ओ की, ये पी के आगे एक्सेल के उसने फार्मूले लगाए। अगर मैं इस कॉलम में देखूं तो ये होगा M5, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इससे, तो मैं कहूँगा इज इक्वल टू M5 M M और M का ये 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इस ओ से और ओ के इससे। तो जनाब मैं फिर ये सारी कैलकुलेशनें यहाँ पर सारी की सारी इक्वेशन के ज़रिए, अब ज़रा हाथ से इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते। अब तो बहुत सारे आगे सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन उस वक्त एक्सेल ही एक सॉफ्टवेयर ऐसा था कि जिसकी मदद से हम सारी ये प्लानिंग किया करते थे एक्सेल की शीटों पे, और एक्सेल की शीटों पे ये सारा काम होता था। लेकिन आजकल चूँकि बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो आप उसमें से कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल है, फिर उसके बाद जनाब और है, जितनी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहेंगे लेटेस्ट आपकी प्लानिंग होगी। आजकल तो उन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स में भी आप देखते हैं एसबी वगैरह में के साथ कंप्यूटरिंग कर दी है, और हर चीज़ जो है वो बिजली इसकी जो जितने भी आपके ये अच्छे बन गए हैं अब मेडिकल स्टोर, वहाँ पर भी उन्होंने कंप्यूटर साथ अटैच कर दिया है। जब दवाई नई दवाई आती है वहाँ ऐड कर देते हैं क्वांटिटी उसकी, और जैसे ही वो नई दवाई उसमें से सेल होनी शुरू करती है तो फिर वो रेड कलर में यहाँ से ब्लिंक करना शुरू कर देता है कि ये कैपेसिटी कम हो गई है, ये अब थोड़े यूनिट रह गए, इनको मंगवा लीजिए। तो अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी यही प्लानिंग हो रही है। ये सारी शीटें हैं जितनी हमने फार्मूले के जरिए कैलकुलेट की थी, वो सारी शीटें वहाँ पर उसने हमें दिखा दी। आगे एक्सेल का प्लान है, ये 12 का मॉडल है एक्सेल का, अब तो बड़ा लेटेस्ट आ गया। अच्छा जी, अब बिल्डिंग है रफ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब ये जो बैक एंड पे मैंने जितनी भी आपको ये वाली एक्सेल की शीटें दिखाई हैं, दिस वन, इससे पीछे भी दिस वन, ये सारी एक्सेल की जितनी भी आपको शीटें दिखाई हैं, इन सब को आपने मास्टर प्लान में यहाँ आप शिफ्ट किया। ये है अब आपकी एग्रीगेट प्लानिंग की, जिसमें आपको देखना है कि टोमेटो में कौन कौन सी प्रोडक्ट है आपके पास, उसको बनाने में सेटअप टाइम कितना, बैच में एवरेज बैच साइज कितना है, उसके बाद जनाब ये प्रोडक्शन कितनी टाइम लेता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी कितनी हो रही है, नंबर ऑफ सेटअप्स आपके पास कितने कितने हैं, टाइम सेटअप में कितना कितना आप यूज़ कर रहे हैं, और प्रोडक्शन जो है वो सारी की सारी आपकी पर आवर कितनी जा रही है, ये सारा कुछ आप यहाँ पर प्लान करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ मद्देनज़र रखते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये सारी चीज़ें, आज मैं एक बात फिर बार बार आपको बताई जा रहा हूँ जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ
कि प्लानिंग जो है वो कोई भी बंदा सिगरेट पीते हुए नहीं कर सकता। ये प्लानिंग बड़े ध्यान से होनी चाहिए, ये टाइम पीरियड बड़े ध्यान से कैलकुलेट होना चाहिए, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी डिमांडेड, ये सेटअप आवर्स, और उसके बाद जनाब ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट। जितनी इनकी एक्यूरेसी होगी उतनी ही आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी इनकी एक्यूरेसी है उतनी ही आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेसी के करीब करीब होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट होंगी तो ही आपका गुजारा होगा, अदरवाइज आपका फिर गुजारा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, फ़र्ज़ किया आपने जो सेटअप्स हैं उनकी वैल्यूज़ कम लिख ली हैं, या टाइम सेटअप आवर्स आपका नहीं प्रॉपर, या उसके बाद प्रोडक्शन टाइम आर प्रॉपर नहीं है, या बैच की में आपने कोई मिस कैलकुलेशन की है, तो फिर आप ये जमा खातर रखिए कि जनाब दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू। आपकी सारी प्लानिंग जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसमें आपको किसी भी सूरत एक सेकंड का भी डिपेंड नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर सारी प्लानिंग डिपेंड करती है। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। मसलन जब जिन लोगों ने ये मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने यहाँ पर बिजली के वो प्लांट लगाए हैं, हर एक प्लांट का आप एग्रीमेंट डाउनलोड करके देख लें, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्लांट जनाब बिजली इस्तेमाल करें ना करें पूरे पैसे देगा। बिजली इस्तेमाल करें ना करें पूरे पैसे देगी गवर्नमेंट। पर ये प्लानिंग जो है ये वो करके अपना कमीशन लेकर साइड पे हो गए हैं। अब वो एग्रीमेंट जो है उनके ऊपर उसने साथ लिखवाया हुआ है कंपनियों ने कि लंदन में चैलेंज किया जाएगा, पाकिस्तान की कोर्ट पे नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी तरफ हमें देखनी है, प्लानिंग करनी इस तरह की नहीं। प्राइवेट शोबे में ऐसा नहीं चलता। वो गंजा ब्रदर जो है वो लूट कर ले गए हैं सारे के सारे। दी एबिलिटी टू हैंडल लार्ज प्रॉब्लम्स, हमारी जो आईटी डिपार्टमेंट है वो इसको हैंडल करने की पोजीशन में हो। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसने फाइनल एग्जाम लिए जनाब वो ऑनलाइन। कितने प्रॉब्लम आए, पहले दिन ही पेपर नहीं हो सके, और उसके बाद वीसी साहब ने उसको दूर को बुला लिया, वो पागल हो गया वहाँ बैठ के कि कैसे वो हुआ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो थी वो ऑनलाइन इसको लॉग इन कर लिया, जिसका पेपर नहीं था वो भी लॉग इन करके बैठ गया। तो आईटी की एक लिमिट है, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। इसी तरह बैंकों का सिस्टम बैठ जाता है, इसी तरह कोई चीज़ है। आपकी आईटी जो है वो बड़ी स्ट्रांग यहाँ पर होनी चाहिए। ये हर तरह की आईटी जो है कोर से अटैच हो सके। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इन्वेंट्री प्लानिंग, अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट दैट, ये मुख्तलिफ चूँकि इंडिया का डाटा लिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब आपने क्या क्या ऑब्जेक्टिव डन किए, आइडेंटिफाई दी डिसीजन दैट आर बेस्ट सॉल्व बाय एग्रीगेट प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर ही सब कुछ चीज़ डिपेंड करती है। अगर प्लानिंग आपकी प्रॉपर नहीं है आपका बिजनेस भी प्रॉपर नहीं है। अगर आप प्रॉपरली इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, गलत प्लानिंग कर रहे, मैंने लाहौर जाना है और किराया जेब में मेरी तांदले वाले का है कि वहाँ से मैं अपने पहले मैं तांदले वाले जाऊँगा, वहाँ से एक मेरा दोस्त लाहौर जा रहा है, तो जनाब मैं लाहौर उसकी गाड़ी पे चला जाऊँगा। अब जनाब मैं जब वहाँ पहुँचा तांदले वाले, तो मेरे पास तो तांदले वाला का ही किराया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ जा चुका था। वहाँ जाके मुझे पता चला मेरे पास तो पैसे ही क्यों नहीं, ना मेरा कोई बंदा वाकफ है। तो प्लानिंग में नहीं प्रॉपर करके गया। प्लानिंग आपको प्रॉपर करके जानी चाहिए। एक्सेल की शीटों पे इसको करें, जो डिस्काउंट्स मिल रही हैं, ट्रेड ऑफ मिल रही हैं, उसको देखें, और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखिए। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें आगे मैं आपको दिखाने लगा, ये डिमांड जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये फोरकास्टिंग सही है, होनी चाहिए। डबल रोटी वाले जो है फोरकास्टिंग करते हैं कि उन्होंने तकरीबन 50 शॉप को के ऊपर ब्रेड देनी है सुबह वैगन में जाके। तो वो 50 से रोज देखेंगे कि मैं उनको 100 यूनिट ब्रेड के देकर आ रहा हूँ, तो वहाँ मोहल्ले में लोग यूज कितने कर रहे हैं। अगले दिन 70 रिटर्न हुए तो इसका मतलब 30 यूज है। अगले दिन 50 यूज हुआ है तो वहां पर रोज लोगों ने अपनी हैबिट चेंज नहीं करनी। तो आपकी डिमांड जो है ये 10% कम 10% ज़्यादा पे फोरकास्ट होनी चाहिए, ताकि आप इसको सारी चीज़ को जेन में रख सकें, सारी चीज़ को मद्देनज़र रख सकें। तो इन चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। अगर आप इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो गुजारा नहीं होगा। हर चीज़ आपने इसके मुताबिक करके इसको आगे चलाना है। तो
हमारी जितनी प्लानिंग एक्यूरेट होगी, जितना हमारा जो है वो डिमांड के हवाले से, उसके बाद जनाब आइटम की सेल प्राइस के हवाले से, इनके एक्सपेंसेस के हवाले से, मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट करने के हवाले से, और उसके बाद ये सारी जो कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा एक्यूरेट नियर टू, चूंकि ये फोरकास्टिंग है, ये फोरकास्टिंग, ये रियल चीज़ें नहीं है, ये फोरकास्टिंग है। तो फोरकास्टिंग में आप क्या करती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी करते हैं, 10% डाउन और 10% अप करके, ताकि आपकी ये सारी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। इन तमाम चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। इससे ज़्यादा मैं वो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देता। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला हम सब के लिए नियमतें बरकते रखे। स्टे होम, स्टे सेफ। इस लेक्चर को डाउनलोड कीजिए, देखिए, पढ़िए, और उसके बाद जनाब आप साथ ही इसको अपने लिए लिख कर अपलोड कर दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है।